हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज योर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ मैंने आपको बताया कि हम मोलिकुलर इल्यूसिडेशन करेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा है वो आपके पास, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि हमारे पास शील्डिंग एंड डिशील्डिंग कैसे होती है। देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक सैंपल है, ठीक है, अगर वो एनएमआर एक्टिव है, अगर उसके अंदर न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर एक्टिव है, ठीक है, तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर रख देंगे। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उन हम सैंपल को रखेंगे, तो उसके अंदर जो हमारे न्यूक्लियाई होंगे वो खुद को विद द फील्ड अलाइन कर लेंगे। ठीक है, और हम उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है वो आपके पास सिग्नल जो है आपको दिख एनएमआर में सिग्नल आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी प्रोटॉन होंगे आपके पास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है, सैंपल के अंदर, तो सारे के सारे जो है वो आपके पास एक डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, जो कि आपके पास यूजली डिपेंड करता है, जो भी हमारे पास जो दो आपकी स्पिन स्टेट्स होती हैं, दैट इज़ योर अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट, उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज़ योर बिटवीन द अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट, इसको जो है हम डिटरमाइन करते हैं बाई यूजिंग जो है विद द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इथेनॉल का केस लिया था। ठीक है, तो मैंने इथेनॉल के केस में आपको बताया था कि अगर सारे के सारे प्रोटॉन्स जो है हमारे पास इथेनॉल के, ठीक है, अगर सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो एक ही एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया था, वहाँ पे हमने इथेनॉल का हमने एनएमआर स्पेक्ट्रा भी स्टडी किया था। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो सारे के सारे प्रोटॉन्स जो है हमारे पास इथेनॉल के, ठीक है, अगर सारे के सारे एक ही एनवायरनमेंट पे होते हैं, ठीक है, तो जब हम उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई करते हैं तो सारे के सारे एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये छः के छः जो प्रोटॉन है, दैट इज़ तीन दो और एक ही है हमारे पास, ये छः के छः हमारे सारे के सारे एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं, और हमारे पास एक पर्टिकुलर जो है इस तरह से हमारे पास एक एनएमआर स्पेक्ट्रा आता। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये एक्सपेक्टेड जो हमारा ग्राफ था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ये सारे के सारे प्रोटॉन्स जो होते हैं वो आपके पास डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सिग्नल जो है आपके पास वो कुछ डिफरेंट जो है हमारे पास देखने को मिलता है, और हमारे पास जो ऑब्जर्व ग्राफ होता है वो इस तरह का आता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो एक ही एनवायरनमेंट में होते हैं, मान लो अगर सारे के सारे प्रोटॉन एक ही एनवायरनमेंट में अगर ये होते, तो हमारे पास एक ही पीक आती, और एनएमआर करने का तो हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं रहता उसके बाद। ठीक है, क्योंकि एनएमआर से हमने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, एनएमआर से हमें ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हमारे पास जो आपका कंपाउंड होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया एनएमआर में हम क्या करेंगे, 1H एनएमआर करेंगे, वहाँ पे हमें प्रोटॉन्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर सारे के सारे प्रोटॉन एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करते तो हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी थी कि कौन सा प्रोटॉन जो है वो किस कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन उस कंपाउंड के बारे में हमें नहीं मिल पाती। तो थैंकफुली हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सारे के सारे प्रोटॉन्स जो भी आपके पास बॉन्डेड होते हैं वो थोड़े डिफरेंट एनवायरनमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सिग्नल्स जो होते हैं सभी प्रोटॉन्स के वो अलग अलग जो है आपके पास अपीयर होते हैं, वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास ओ एच प्रोटोन जो है हमारे पास CH2 प्रोटोन्स और हमारे मिथाइल प्रोटोन जो है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं ना कि आपके पास ये एनवायरनमेंट जो है ना, ये क्यों आपके पास प्रोटॉन जो है वो एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं किए, क्यों ये प्रोटॉन जो है आपके पास अलग अलग एनवायरनमेंट में है, जो मैं एनवायरनमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों ये आपके पास अलग अलग एनवायरनमेंट के ऊपर हैं। ठीक है, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक छोड़ा था दैट इज़ हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट, जो दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट एंड अदर इज कॉल्ड एज योर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। इसकी ओर जाने से पहले मैं आपके पास, ठीक है, केमिकल शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, क्यों ये हमारे पास प्रोटॉन अलग अलग एनवायरनमेंट में है, ठीक है, दैट इज़ इसको हम सीखेंगे थ्रू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे इथेनॉल के केस को लेके ही स्टडी करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इथेनॉल में क्या है, आपके पास ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है हमारे पास, दिस इज CH3 CH2 एंड OH। ठीक है, ये हमारे पास इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। अब मैं यहाँ कंसीडर करना जा रहा हूँ, अब मैं सिर्फ इसी प्रोटॉन्स की बात करता हूँ, पहले OH प्रोटॉन्स की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH। ठीक है, ये वाला हमारे पास इस तरह से बॉन्ड है। ठीक है, अभी मैं CH3 CH2 को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ OH लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आप सभी को पता ही है, ये जो हमारा OH है, ठीक है, ये जो OH बॉन्ड है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से। ठीक है, वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स हेयर।
अब देखिए आपने पढ़ा हुआ है ना कि जब भी हमारे पास कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जब उनको हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर लाते हैं तो आपके पास वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब वो मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से आपके पास एक फील्ड जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं आपके पास कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो गई है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस कंपाउंड को आप मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख रहे हैं, ठीक है। आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस कंपाउंड को ला रहे हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारे पास कि इस कंपाउंड के जो आपके पास प्रोटॉन्स है वो आपके पास स्पिन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं प्रोटॉन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस बॉन्ड के, मैं इनकी बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, तो डेफिनेटली जब हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर रखेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आपके पास जो है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो वहाँ पे एक फील्ड जनरेट हो जाएगी, दैट इज़ मतलब आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो अब ध्यान से समझना कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपके पास, ठीक है। ये जो हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ठीक है। अब जब हम कंपाउंड को आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखने जा रहे हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड के, अब वो भी आपके पास जो है वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब वो रिवॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हमारे पास, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देंगे, जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे आपके पास, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज योर लोकल डायमैग्नेटिक करंट, ठीक है। मतलब आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से आपके पास एक करंट जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज योर लोकल डायमैग्नेटिक करंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर लोकल डायमैग्नेटिक करंट, ठीक है। और ये किसने जनरेट किया, दिस इज जनरेटेड बाय दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, मैं न्यूक्लियाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। अब देखिए होता क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, इथेनॉल की प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही है कि जब मैं मान लो इस कंपाउंड को मैं आपके पास में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, ठीक है। तो चलो हम ओ OH की बात करते हैं, मैं ओ OH को ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो देखिए जो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास लगाई हुई है, मान लो कि मैंने 60 मेगाहर्ट्ज़ की आपके पास जो है वो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मेरे पास फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था कि 60 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जो है वो पूरी की पूरी इस प्रोटोन के ऊपर लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है हमारे पास। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अब ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है, दे विल सर्कुलेट, ठीक है। क्या करेंगे ये सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं मूवमेंट की बात किस तरह से कर रहा हूँ, मैं सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दे विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग, ध्यान रखना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास सर्कुलेट करेंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन की वजह से आपके पास लोकल डायमैग्नेटिक करंट जनरेट होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम आपके पास, ठीक है, जब हम किस कंपाउंड्स को आपके पास की सैंपल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग, ठीक है। अब वो सर्कुलेट करेंगे तो उनकी सर्कुलेशन की वजह से आपके पास एक मैग्नेटिक करंट जो आपके पास जनरेट होगा विच वी कॉल्ड एज योर लोकल डायमैग्नेटिक करंट। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो आपके पास सर्कुलेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इस तरह से होती है ना कि ये जो आपके पास लोकल डायमैग्नेटिक करंट जनरेट होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है दैट इज़ योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो आप अप्लाई कर रहे हो थ्रू मैग्नेट्स, ठीक है। जैसे आप मान लो कि आपने यहाँ पे मैग्नेट लगा दिए, ठीक है, ये आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये कंपाउंड है हमारे पास, इसके इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इनकी सर्कुलेशन की वजह से हमारे पास एक और फील्ड जनरेट हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एज योर लोकल डायमैग्नेटिक करंट, ठीक है। अब ये इस तरह से हमारे पास जनरेट होते हैं, ये इस तरह से घूमते हैं आपके पास, इस तरह से सर्कुलेट करते हैं कि हमारी जो फील्ड अप्लाई हुई है ये इसको रोकते हैं, ठीक है, अपोज कर देते हैं हमारे पास। तो याद रखना कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो इस तरह से सर्कुलेट करेंगे कि वो हमारे पास जो हमारी अप्लाइड फील्ड होती है, ठीक है, ये जो फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको अपोज कर देंगे। अब देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन आपके पास बॉन्डेड भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास लोन पेयर भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, तो वो हमेशा ही रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो जब भी रिवॉल्व करेंगे वो इस तरह से जब आपके पास रिवॉल्व करेंगे कि वो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे जिसका काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी ये जो आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसको अपोज करना। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मान लो, ठीक है, सपोज कि मेरे पास जो है यहाँ पे आपके पास ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ गया आपका ये साउथ पोल। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास मान लो एक एटम है, ठीक है, दिस इज़ अवर एटम, ठीक है, ये हमारा एक एटम हो गया। अब इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया एटम का हमारे पास, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ न्यूक्लियस की, ठीक है, न्यूक्लियस को तो आप भूल ही जाओ। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा हमारे पास,
इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो इस तरह से आपके पास सर्कुलेट होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से सर्कुलेट करना स्टार्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा हमारे पास इस तरह से, आपके पास एक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। अब ये फील्ड जो जनरेट होगी आपके पास, ये क्या करेगी, ये जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसको वो अपोज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा, ठीक है, तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा थंब जो है आपके पास क्या बताएगा, यहाँ से हमारे पास साउथ पोल निकल के आएगा, ठीक है। तो हमारे पास साउथ पोल की डायरेक्शन इस तरह से होगी हमारे पास, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमारे पास आएगा आपके पास नॉर्थ पोल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ रहा है, साउथ के सामने साउथ आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये क्या करेगा, अपोज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी फील्ड इसको अपोज कर देगी। अब देखिए इससे हो क्या रहा है हमारे पास, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके पास जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपके न्यूक्लियस को जो है आपके पास एक्सपीरियंस करनी चाहिए थी, अब वो उसको जो है आपके पास नेट उतनी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये जो सर्कुलेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस के अराउंड है, ठीक है, वो आपके पास इस फील्ड को कहीं ना कुछ तो रोक ही रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मैं अभी फिलहाल के लिए ये बोल रहा हूँ कि आपके पास वो अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ तो अपोज करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास जितनी फील्ड इसको मिलनी चाहिए थी, ठीक है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं उतनी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ तो कम ही मिल रही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो अब एक्चुअली में न्यूक्लियस के ऊपर गिरने जा रही है वो कितनी होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड अब मेरे पास है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली फॉलिंग ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, फॉलिंग ऑन न्यूक्लियस मतलब मेरे न्यूक्लियस के ऊपर अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गिरने जा रही है, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ मैं, ठीक है, नेट। क्योंकि देखिए जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो जितनी भी आपने अप्लाई की सारी की सारी न्यूक्लियस को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस फील्ड को रोक रहे हैं, क्योंकि उनकी सर्कुलेशन की वजह से आपके पास एक अनदर फील्ड जनरेट हो रही है जो कि इस अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रही है, ठीक है। तो लेट एच नॉट मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अब न्यूक्लियस को मिलने जा रही है, ठीक है। तो ये अब आपके पास कितनी होगी, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी आपके पास, जो फील्ड आपने अप्लाई की हुई है, ठीक है, जो फील्ड आपने अप्लाई की हुई है माइनस जो अपोज कर रही है, अपोज कौन सी कर रही है, जो कि आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसको लिखूंगा मैं इंड्यूस्ड, ठीक है, दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड मतलब जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंड्यूस निकल के आई है, ठीक है, दिस इज योर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये कहाँ से निकल के आई, दिस इज ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए एक बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स ने खुद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं की है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ने खुद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं किया है। जब हमने, ठीक है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, ठीक है, व्हेन वी अप्लाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हुए और उन्होंने जो आपके पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है, ठीक है, ठीक है। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तब इलेक्ट्रॉन्स ने जो है आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, ठीक है, जिसने आपकी द्वारा जो अप्लाई अप्लाई अप की गई फील्ड है, ठीक है, उसको अपोज किया, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज योर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए एच इंड्यूस जो है आपकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये कितना अपोज करेगा, मतलब कितना रोकेगा हमारी अप्लाइड फील्ड को, ठीक है। अब वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि आपने अप्लाई कितना किया था, जितना ज़्यादा आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपकी होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा आप मैग्नेट से आप फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है, डेफिनेटली उतनी ही ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट होंगे और उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जो है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी ये, ठीक है, जो आपकी एच इंड्यूस्ड है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच अप्लाइड, ठीक है। जितनी आपने अप्लाई की है, ठीक है, उतनी ही हमारे पास जो है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ड्यू टू दी सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। एच इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू दिस इज सिग्मा एच अप्लाइड, ठीक है। सिग्मा मेरे पास एक कांस्टेंट होता है, सिग्मा विल बी योर एच इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई एच अप्लाइड, ठीक है। और ये सिग्मा होता क्या है, सिग्मा इज कॉल्ड एज योर शील्डिंग पैरामीटर, ठीक है, सिग्मा इज कॉल्ड एज योर शील्डिंग पैरामीटर। अब देखिए इसकी जो वैल्यूज़ होती है ना सिग्मा की, ठीक है, अब डिफरेंट हाइड्रोजन्स के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होगी सिग्मा की, क्योंकि हमारे पास जो एनवायरनमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब सिग्मा विल बी डिफरेंट ड्यू टू फॉर द डिफरेंट हाइड्रोजन्स, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो देखिए अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखेंगे, ठीक है, वेन एवर वी प्लेस एनी मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करना स्टार्ट करेंगे आपके पास तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज योर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपके पास कोई फील्ड जनरेट होगी है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है आपके पास बहुत कम होता है, ठीक है, आल्दो कम होती है आपके पास, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है आपके पास न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। आल्दो कि जो फील्ड जनरेट होगी आपके पास ये कम अमाउंट में होगी, लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा ना न्यूक्लियस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है, अब जितनी आपने अप्लाई की उतनी न्यूक्लियस को नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये एच इंड्यूस जो है उस फील्ड को कहीं ना कुछ तो रोक ही रहा है, ठीक है। तो जितनी फील्ड न्यूक्लियस को मिलनी चाहिए थी उतनी न्यूक्लियस को नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी हमारा कंपाउंड है उसके अंदर जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, अब उनके अंदर दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड जो पड़ने वाली है, ठीक है। पहली कौन सी पड़ेगी? फर्स्ट पड़ेगी ड्यू टू दिस मैग्नेट, ठीक है, जो आपने मैग्नेट लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है, पहली तो ये है। सेकंड कौन सी है? सेकंड हमारे पास ये वाली है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो इस फील्ड को रोक रहा है, ठीक है। अब देखिए समटाइम्स हमारे पास क्या होता है ना कि आपके पास, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि हमारे पास कई बार नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाता है, साउथ के सामने साउथ आ जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने जस्ट एक सिंपल सी मैंने आपके पास इस तरह से ड्रॉ किया था। लेकिन जब मैं आपके पास कंपाउंड्स लूँगा, लाइक जैसे मेरे पास बेंजीन होगा, एसिटाइलिन, आपके पास कंपाउंड्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होंगे, तब हमारे पास क्या होता है कि कई बार आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से सर्कुलेट होते हैं हमारे पास कि आपकी जो अप्लाइड फील्ड है डेफिनेटली उसको तो अपोज करना ही करना है, लेकिन कई बार हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से सर्कुलेट करते हैं कि हमारे पास जो आपकी अप्लाइड फील्ड होती है, ठीक है, जो आपकी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसके साथ में हमारे पास ये अलाइन कर जाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है कई बार वो उसके साथ अलाइन कर जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास इसको हम बोलते हैं कि वो आपके पास म्यूचुअली जो है आपस में ओवरलैप कर गई हैं। ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि समटाइम्स हमारे पास क्या होगा, ठीक है, यहाँ तो आपने पढ़ लिया कि अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गए, लेकिन समटाइम्स हमारे पास क्या होगा कि सर्कुलेशन इस तरह से होगी हमारे पास कि नॉर्थ के साथ जो है हमारे पास जो है वो आपके पास वो इस तरह से कुछ ऐसा पॉइंट जनरेट होगा वहाँ पे हमारे पास कि जो आपके पास ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो आपके पास अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों आप एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। पैरेलल हो जाएगी मतलब क्या कि आपके पास इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। समटाइम्स आपके पास जो है वो इंड्यूस इस तरह से आपके पास ये हो रही है कि जो आपके पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी तरह से अलाइन कर जाएगी, ठीक है। तो जब ऐसा होगा हमारे पास इन दैट केस जिसको हम बोलते हैं री होना। चलो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वन आपके पास अपोज हो रहा है, ठीक है। सेकंड मैं जो वर्ड लिखने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज योर री, ठीक है, सेकंड इज कॉल्ड एज योर री, ठीक है। अपोज तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से सर्कुलेट करते हैं कि वो आपके पास कोशिश करते हैं कि वो आपके पास अप्लाइड फील्ड को अपोज कर सके, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझ गए हो सारे के सारे, ठीक है। तो आई होप कि अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म आएगी री आप इसको भी समझ जाओ, ठीक है। तो देखिए री में आपके पास मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ आपके पास, जब आपके पास जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मान लो आपने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, ठीक है, अब जो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी आपके पास, ठीक है, अब वो इस तरह से अरेंज हो जाएगी आपके पास कि वो इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से पैरेलल हो जाएगी। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास दिस इज़ योर एच अप्लाइड, ठीक है, और ये हमारे पास एच इंड्यूस्ड हो गई है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, जब आपके कंपाउंड्स आएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से होगा कि हमारे पास जो आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, अब उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड पड़ने जा रही है अब वो दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी अब जितनी अब आपने अप्लाई की है, ठीक है, अब इंड्यूस पहले रोक रही थी लेकिन अब इसके साथ में मिलके आपके पास पड़ने जा रही है न्यूक्लियस के ऊपर, दैट मीन्स जो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी आपके पास जो न्यूक्लियस के ऊपर गिरेगी अब उसका अमाउंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, सपोज यू हैव अ न्यूक्लियस, ठीक है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है। अब आपके पास क्या हो रहा है, एक आ रही है आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है आपके पास मैग्नेट की तरफ से, ठीक है। अब इसके अराउंड जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसके अराउंड जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास एक फील्ड जनरेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज योर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एच इंड्यूस्ड।
अब ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या तो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रोकेगी, ठीक है। अगर रोकेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पढ़नी है ना आपके पास, ठीक है, जो न्यूक्लियस के ऊपर गिरनी है, ठीक है, अब वो उसका अमाउंट जो है हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि हमारे पास ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो हमारी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को नहीं रोक पाएगी, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये इसको नहीं रोक पाएगी और खुद को इसके साथ अलाइन कर लेगी, ठीक है। जब खुद को इसके साथ अलाइन कर लेगी इस तरह से, तो हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास न्यूक्लियस के ऊपर गिरने जा रही है, अब उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। जब अमाउंट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि न्यूक्लियस ने जो अब आपके पास फील्ड जो आप एक्सपीरियंस करने जा रहा है न्यूक्लियस, ठीक है, अब वो आपके पास न्यूक्लियस के लिए और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, जिसको मैं लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए आपके पास एच इफेक्टिव, ठीक है। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी या तो ये आपके पास क्या होगी, या तो ये लेस हो जाएगी जो आपने अप्लाई की है उससे कम हो जाएगी, कम कब होगी जब आपके पास अपोज होगा, या फिर आपके पास ये बढ़ जाएगी, ठीक है, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उससे ज़्यादा। और कब होगा ऐसा, जब वो रे करेगा एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगी। तो जब ऐसे केसेस आएंगे हमारे पास कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो न्यूक्लियस के ऊपर पड़ने जा रही है, जो प्रोटॉन को मिलने जा रही है, या तो वो थोड़ी ज़्यादा होगी या तो वो आपके पास थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है आइदर वो शील्ड हो गया है या फिर आपके पास वो डी शील्ड हो गया है, ठीक है। जैसा कि आप पढ़ते ही ऑलरेडी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि शील्डिंग क्या होती है हमारे पास, ठीक है। शील्डिंग मतलब सिंपली प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जैसे मान लो हम पढ़ते हैं ना कि हमारे पास जैसे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होती हैं, ठीक है। तो जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास ये वाले, ठीक है, ये हमारे पास क्या करते हैं, आपके पास जो आउटर शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसको ये स्क्रीन करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब अब देखिए जो इनर अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, वो आपके पास इस इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पास नहीं जाने देंगे, ठीक है, वो इसके लिए एक शील्डिंग का काम कर रहे हैं, मतलब इसको स्क्रीन कर रहे हैं, न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं आपके पास। तो अब यही काम हमारे पास जो है यहाँ पे भी सेम ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब अगर तो मेरे पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ना हो तो जितनी आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है सारी की सारी न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब सिस्टम बॉन्डेड होते हैं और डेफिनेटली वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके पास एक फील्ड जनरेट हो जाएगी उनकी सर्कुलेशन की वजह से। तो ये जो फील्ड है या तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, इसको रोकेगी, या फिर वो इसके साथ खुद को इस तरह से अलाइन कर लेगी कि जिससे आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपके पास बढ़ जाएगी। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं या तो शील्ड करेगा या डी शील्ड करेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि शील्डिंग किस केस में हुई और डी शील्डिंग किस केस में हुई। तो देखिए आई होप कि अगर अब अभी तक अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना हो तो अभी तक तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि शील्डिंग किस केस में होगी, कि जब अपोज होगा या रेनफोर्स करेगा। सिमिलरली डी शील्डिंग किस केस में होने वाली है, ठीक है, दो ही केसेस हैं। तो यहाँ से तो आपको अब तक क्लियर होगा अगर आपने ये लेक्चर पूरा का पूरा ध्यान से सुना है, ठीक है। चलो अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो कोशिश करना आप समझने की, ठीक है। यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक जितना भी मैंने आपको शील्डिंग डी शील्डिंग के बारे में करवाया है, ठीक है, यहाँ से आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास तो देखिए अगर हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है, ठीक है, इफ़ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर मतलब जो फील्ड आपने, ठीक है, अप्लाई की हुई है, अगर उसके अपोजिशन में हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड खड़ी होगी, ठीक है, इसको रोक रही है, मतलब नॉर्थ के सामने नॉर्थ आपके पास आ रहे हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब आपके न्यूक्लियस के ऊपर गिरने जा रही है, जो प्रोटॉन के ऊपर गिरने जा रही है, ठीक है, ये वाले केस जब आपने फील्ड ये अप्लाई की है, यहाँ से आपके पास एक फील्ड अपोज इसको रोक रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मान लो, ठीक है, सपोज कि मुझे किसी आदमी को धक्का देना है, मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ, मुझे इसको धक्का देना है, ठीक है। तो अगर मैं उसको धक्का देने जा रहा हूँ लेकिन अगर वहाँ से मुझे कोई रोक रहा है, ठीक है, उसको धक्का देने से, तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब मुझे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसको धक्का मारने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, देखिए मैंने धक्का मारना है लेकिन परे से मुझे रोक रहा है कोई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी फोर्स है, ठीक है, जिससे मैं उसको धक्का देने जा रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं से तो कोई रोक रहा है, ठीक है। अब जब रोक रहा है तो मेरा इफेक्ट कम हो गया डेफिनेटली। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलरली जब हम यहाँ से फील्ड अप्लाई कर रहे हैं न्यूक्लियस को रेजोनेंस के अंदर लाने के लिए, लेकिन यहाँ से हमें एक फील्ड जो है आपके पास ऑलरेडी मिल रही है जो इसको अपोज कर रही है, तो हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि आपके पास ये न्यूक्लियाई जो है वो एक्सपीरियंस करने जा रहा है, दिस विल डिक्रीजेस, ठीक है, ये कम हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे को उतनी
जितनी स्पीड से मैं धक्का देना चाहता था अब मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि परे से मुझे कोई रोक रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब धक्का देने के लिए अब ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इस केस में हुआ क्या, परे वाला जो मेरे पास खड़ा हुआ है जो मुझे रोक रहा है, डेफिनेटली वो आपके पास एक शील्डिंग का काम कर रहा है, ठीक है। वो उसको रोक रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो इंड्यूस फील्ड जनरेट हो रही है ये न्यूक्लियस को बचा रही है रेजोनेंस में लाने से, ठीक है। अब डेफिनेटली आपके पास इसको नहीं चाहती कि वो रेजोनेंस में आए। जो जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि मुझे धक्का देना है, ठीक है, वहाँ पर एक आदमी ऐसा खड़ा हुआ है जो मुझे रोक रहा है, भाई तुझे मैं धक्का देने नहीं दूंगा। तो डेफिनेटली वो उसके लिए एक शील्डिंग का काम कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर शील्डिंग, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज कॉल्ड एज योर शील्डिंग ऑफ प्रोटोन, ठीक है। यहाँ से आपका जो मेरे पास प्रोटोन होगा वो आपके पास शील्ड हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर शील्डिंग ऑफ अ प्रोटोन, ठीक है। और ये होगी कब, जब आपके पास जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, अब वो आपके पास कम एक्सपीरियंस हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियस के लिए। और वो कब होगी, जब आपके पास जो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो उस फील्ड को रोक रही है। अब देखिए सेकंड केस क्या होगा, अगर मेरी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास, ठीक है, अगर वो री करती है, मतलब आपके पास ओवरलैप कर जाती है, ठीक है, विद द अप्लाइड फील्ड, ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास अब जो प्रोटॉन को मिलने जा रही है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अब ये कैसे हुआ, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया धक्का मारने वाला वही पकड़ते हैं। अब देखिए मैं किसी पर्सन को धक्का मारना चाहता हूँ, ठीक है। अब ऊपर वाले केस में तो क्या था, मुझे परे से एक आदमी है जो रोक रहा है, ठीक है। अब लेकिन वहाँ पे अब जब मैं धक्का मारने जा रहा हूँ वहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि वो भी उसको धक्का मारना चाहता है। तो डेफिनेटली हम दोनों का धक्का साथ में लगेगा। अब मैं भी धक्का दूंगा, वो परे से धक्का दे देगा। तो डेफिनेटली हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होने जा रही है वो आपके पास अब बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपके पास कि जो मैंने फील्ड आपके पास अप्लाई की थी न्यूक्लियस को रेजोनेंस में लाने के लिए, ठीक है, अब उतनी नहीं मिली, उससे भी ज़्यादा मिल गई, ठीक है। वो ज़्यादा क्यों मिली, क्योंकि वहाँ पे जो इंड्यूस फील्ड थी वो भी आपके साथ ऐड हो गई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर डी शील्डिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हम डी शील्डिंग ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। या फिर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डी शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब देखिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि आपके पास एक ना न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मैं न्यूक्लियस जो है ना, मैं उसके लिए आपके पास अप्लाइड फील्ड कर रहा हूँ, मैं आपके पास न्यूक्लियस को रेजोनेंस में लाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ। मान लो 10 टेस्ला की लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने लगा दी 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है ना आपके पास, अब ऐसा नहीं कि वो 10 टेस्ला पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कर लेगा, या तो वो 10 टेस्ला से कम करेगा या 10 टेस्ला से ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो अगर शील्डिंग होगी तो 10 टेस्ला से कम 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 जो है उसको देखने को मिलेगा। अगर डी शील्डिंग होगी तो डेफिनेटली 10 टेस्ला से उसको ज़्यादा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आई एम अप्लाइंग 10 टेस्ला, ठीक है, मैंने 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करेगा आपके प्रोटॉन सिस्टम के ऊपर कि आपके पास न्यूक्लियस कैसा है, ठीक है। ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। मान लो कि मैंने 10 टेस्ला की आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। तो अब डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि वो भी 10 टेस्ला की जनरेट हो जाएगी, ठीक है। उसका अमाउंट बहुत कम होगा। सपोज जो इंड्यूस्ड हो रही है वो आपके पास 1 टेस्ला की हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो मेरे पास जो है वो आपके पास शील्डिंग हो रही है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस शील्ड होता है आपके पास, ठीक है, तो हमारे पास जो आपके पास फील्ड न्यूक्लियस को मिलने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 9 टेस्ला की होगी। अगर डी शील्डिंग होती है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, टोटल कितनी हो जाएगी, 11 टेस्ला। मतलब 10 टेस्ला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ लेकिन न्यूक्लियस को 10 टेस्ला पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है, उसको मिल रहा है 9 टेस्ला और 11 टेस्ला, ठीक है। 9 टेस्ला तब मिल रहा है जब आपके पास शील्डिंग हो रही है, ठीक है, और 11 टेस्ला जब आपके पास डी शील्डिंग हो रही है। तो अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों केसेस में सबसे पहले रेजोनेंस कहाँ पे आएगा, ठीक है। डेफिनेटली जहाँ पे आपके पास ज़्यादा फील्ड देखने को मिल रही है वहाँ का न्यूक्लियाई जो आपके पास जल्दी जो आपके पास रेजोनेंस में आ जाएगा। डेफिनेटली आपके पास सिग्नल जो है वो डीशील्डेड होगा आपके पास एक किस्म के, मतलब जो आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा अब देखिए, देखिए जब शील्डिंग हो रही है ना हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा न्यूक्लियस है ना मुझे इसको रेजोनेंस में लाना है, ठीक है। शील्डिंग से हमारे पास क्या हो रहा है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अब न्यूक्लियस को मिलने जा रही है, जितनी आप अप्लाई कर रहे हैं वो उतनी नहीं मिल रही है, उससे कम मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको उस न्यूक्लियस को रेजोनेंस में लाने के लिए अब आपको और ज़्यादा फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब अब जब ज़्यादा फील्ड अप्लाई करोगे तो न्यूक्लियस डेफिनेटली हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करने जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी शील्डिंग होती है आपके पास, न्यूक्लियस जो होगा आपके पास वो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा।
इसका मतलब ये है कि जो देखिए आप, मैंने आपको क्या बताया कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब जो न्यूक्लियस को मिलने जा रही है वो आपके पास कब मिल रही है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फील्ड देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा एब्जॉर्प्शन जो होगा वो आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर होगा। तो याद रखना, जब भी आपके पास एब्जॉर्प्शन जो है हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर होता है तो उसको हम बोलते हैं, जो हमारा सिग्नल होगा, ठीक है, वो आपके पास अप फील्ड है, ठीक है। सिग्नल इज कॉल्ड एज योर अप फील्ड। मतलब उसने कहाँ एब्जॉर्ब किया, उसने एब्जॉर्ब किया अप फील्ड, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए याद रखना, जब भी आपका शील्डिंग होगी, हमारा एब्जॉर्प्शन जो है हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर होगा, जिसको हम बोलेंगे कि हमारा सिग्नल जो है वो अप फील्ड है। सिमिलरली अब देखिए, जब डी शील्डिंग हो रही है हमारे पास, ठीक है, डी शील्डिंग में क्या हो रहा है हमारे पास, मैं अप्लाई कर रहा था 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन न्यूक्लियस को कितनी एक्सपीरियंस हो रही है, न्यूक्लियस को मिल रही है 11 टेस्ला या 12 टेस्ला के आसपास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस को मुझे रेजोनेंस में लाने के लिए ज़्यादा फील्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो कम से भी आपके पास रेजोनेंस में आ जाएगा, क्योंकि कुछ फील्ड तो आपके पास जो है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको दे रहा है, ठीक है। तो दोनों का सम मिला के आपके पास वो जल्दी रेजोनेंस में आएगा, तो मुझे हाई फील्ड अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो इन दिस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारे पास, उसको हम बोलेंगे लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर हो रहा है, मतलब आपको ज़्यादा फील्ड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंड्यूस फील्ड भी आपके पास उसको रेजोनेंस में लाने का काम कर रही है, ठीक है। तो इस केस में हम बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर होगा, और जब भी लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपका एब्जॉर्प्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है इट एब्जॉर्ब्स डाउन फील्ड, ठीक है। कहाँ एब्जॉर्ब किया उसने, इट एब्जॉर्ब्स डाउन फील्ड, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, अप फील्ड सिग्नल, डाउन फील्ड सिग्नल, ठीक है। शील्डिंग में अप फील्ड होता है और डी शील्डिंग में डाउन फील्ड होता है, ठीक है। नाम से लग रहा होता है डी शील्ड मतलब डी डाउन, ठीक है। शील्डिंग मतलब अप फील्ड, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखने के लिए इसको ध्यान में से रखना, ठीक है। शील्डिंग करने का मतलब क्या है कि आपके पास, मान लो कि आपकी लड़ाई हो गई है, ठीक है। शील्डिंग का मतलब समझा रहा हूँ आपको। मान लो कि आपकी पिटाई होगी, आपकी लड़ाई होगी है, ठीक है, और आपको पीटने के लिए कोई बंदे आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास ऑलरेडी इतने बंदे पड़े हुए हैं कि वो उनकी पिटाई जो है जम के कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, डेफिनेटली आप बचे रहेंगे, ठीक है। आपको पीटने के लिए अब दूसरी साइड वालों को क्या करना पड़ेगा, उनको और ज़्यादा बंदे लाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी वो आपकी पिटाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको ज़्यादा बंदे लाने पड़ रहे थे, ठीक है। तो उन्हें कहाँ एब्जॉर्ब किया, सिमिलरली हमारा सिग्नल कहाँ एब्जॉर्ब हुआ, हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे अप फील्ड, ठीक है। डी शील्डिंग वाला केस, आपकी लड़ाई हो गई है, ठीक है, आपको बंदे जो है आपके पीटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ वाले ऐसे हैं वो इतने डरपोक हैं कि वो उनको देखते पहले भाग गए, तो ऑटोमेटिकली आपको तो जल्दी जल्दी पिटाई आपकी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज योर डी शील्डेड, ठीक है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो याद रखना, जब भी शील्डिंग होगी हमारे पास, ठीक है, हमारा सिग्नल जो है वो अप फील्ड जाएगा, और जब भी डी शील्डिंग होगी हमारा सिग्नल जो है वो डाउन फील्ड जाएगा। तो देखिए, मैं जल्दी से आप इस टॉपिक में यहाँ पे बाइंड अप करता हूँ, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे तो उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर, मैं न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो आपके पास सर्कुलेट करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये वर्ड याद रखना, सर्कुलेट, ठीक है। सर्कुलेशन होती है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से हमारे पास लोकल डायमैग्नेटिक करंट, या फिर जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो जनरेट होगी, ठीक है। अब ये फील्ड क्या करेगी, दो ही काम है, या तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, वैसे तो यूजुअली इसका काम क्या होता है कि वो उसको अपोज करती है, लेकिन कई बार हमारे पास इस तरह से वो अलाइन हो जाती है कि हमारे पास वो उसको रेनफोर्स कर देती है, या फिर आपके पास ओवरलैप कर जाती है उसके साथ, ठीक है। तो ये जो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या याद रखना है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को दो दो तरह से आपके पास जो है उसके साथ काम करेगी, या तो वो उसको अपोज करेगी या उसको रेनफोर्स करेगी। रेनफोर्स मतलब उसके साथ मिलके इकट्ठी जुड़ के मतलब ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, ठीक है। अपोज करने का मतलब क्या है, आपने जो फील्ड अप्लाई की है न्यूक्लियस को उतनी नहीं मिल रही है, ठीक है। आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उस फील्ड को रोक रही है, जिससे हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास अब वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा उसको हम बोलते हैं शील्डिंग, और जब भी शील्डिंग होती है हमारा सिग्नल जो है वो अप फील्ड होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास जो है, अगर आपका न्यूक्लियस जो है वो रेनफोर्स कर जाता है, ठीक है, सॉरी, अगर आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्स कर जाती है अप्लाइड फील्ड के साथ, तो इन दैट केस जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी आपके पास अब वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन दिस केस आपके पास जो सिग्नल होगा वो डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से हम ना आपका अप्लाइड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जब हम अप्लाइड पार्ट पढ़ेंगे तो आपके लिए वहाँ पे ये जाना जरूरी है कि आपके पास शील्डिंग कहाँ हो रही है, कहाँ पे डी शील्डिंग होगी, तभी आप सिग्नल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। तो अब आने वाले लेक्चर में, ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी आपके पास है, ठीक है, शील्डिंग डी शील्डिंग से ही निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड एज योर केमिकल शिफ्ट,
ठीक है, जहाँ पे मैंने आपका टॉपिक छोड़ा था एनवायरनमेंट इफेक्ट केमिकल शिफ्ट। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट मैंने आपको बताया था, इसको पढ़ने से पहले आपके पास शील्डिंग डी शील्डिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आफ्टर दैट हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के ऊपर थोड़ा सा आएंगे। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट के लिए हमने डी शील्डिंग और शील्डिंग मैकेनिज्म पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।